हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान से टॉप 40 क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और यह दोस्तों यह सेट है जो रसायन विज्ञान टॉप 40 क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। इस सेट में भी हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे और प्रत्येक पार्ट में हम लोग 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्नों को डिस्कशन के साथ आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकॉन है उससे भी बजा दें, ताकि एजुकेशन से संबंधित लेटेस्ट वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट को। आज का सेट का क्वेश्चन 1 कहता है जस्ता का अयस्क हैं। जस्ता के अयस्क हैं। तो दोस्तों जस्ता के अयस्क क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए है जिंक ब्लेड, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन सी सिनेवार। तो दोस्तों जस्ता के अयस्क जिंक ब्लेड हैं। याद रखेंगे, जस्ता के अयस्क हैं जिंक ब्लेड, जिसका फार्मूला होता है, जिसका सूत्र होता है ZnS। याद रखेंगे, ZnS जिंक ब्लेड का फार्मूला होता है, सूत्र होता है। इसलिए जस्ता केस कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए जिंक ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन गैस जमा होती है। याद रखेंगे, एनोड पर जो गैस जमा होती है वह ऑक्सीजन गैस रहती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो दोस्तों इस्पात में 2% कार्बन होता है। याद रखेंगे, जितना कार्बन के प्रतिशत बढ़ाएंगे वह उतना ही कठोर होते जाएगा। याद रखेंगे, लोहा में हम जितना प्रतिशत कार्बन की मात्रा को बढ़ाएंगे उतना ही वह कठोर होता जाएगा। और इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 2% होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। कौन सी धातु है जो अधिक ताप उच्च टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती है? तो दोस्तों वह सोना है। याद रखेंगे, सोना है जो उच्च टेम्परेचर उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों अगर यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कौन सा धातु जल में डालने पर भी तैरने लगता है? हाँ दोस्तों, कहता है कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो याद रखेंगे, जो कैल्शियम है उसे जल में डालने पर तैरने लगता है। और दोस्तों क्यों तैरता है? क्योंकि कैल्शियम जब जल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं। याद रखेंगे, जब कैल्शियम जल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं और इन बुलबुलों के कारण कैल्शियम पानी पर तैरने लगता है। याद रखेंगे, इन्हीं बुलबुलों के कारण कैल्शियम है जो पानी में तैरने लगते हैं। अगर हम इसका समीकरण देखें कि किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, तो दोस्तों कैल्शियम है जो जल से अभिक्रिया करता है H2O, इसको संतुलित करेंगे तो 2H2O हो जाएगा दोस्तों। और रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 और प्लस H2 गैस बनाता है। और यही H2 जो बुलबुला है, हाइड्रोजन गैस का बुलबुला है, जिसके कारण ही यह जल में तैरने लगता है। तो याद रखेंगे, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो वह कैल्शियम है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों पतले तार खींचे जा सकते कह रहा है, इसलिए यह तन्यता के गुणधर्म पर उत्तरदायी है। याद रखेंगे, यह किसके लिए उत्तरदायी होगा दोस्तों? तन्यता, क्योंकि पतले तार
अगर इसको कहेगा कि चदरा के रूप में बनाया जा रहा है तो हो जाएगा आघात वर्धयता। याद रखेंगे, चदरा कहेगा, चादर कहेगा तो आघात वर्धयता, और तार के रूप में कहेगा तो तन्यता। तो याद रखेंगे, तन्यता के कारण ही हम किसी धातु के टुकड़े को पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है। हाँ दोस्तों, कहता है कौन सी अधातु, अधातु होने के बावजूद भी क्या है, चमकीला है। तो वह कौन अधातु है जो चमकीला है। तो दोस्तों वह ब्रोमीन है। याद रखेंगे, ब्रोमीन अधातु है जो चमकीला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का। हाँ दोस्तों, धातु के बर्तन में खाना क्यों बनाया जाता है, क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, अर्धचालक है, कुचालक है, या चालक और सुचालक दोनों है। तो दोस्तों धातु है जो ऊष्मा का क्या है, सुचालक है, इसलिए धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह से हम लोग प्रतिदिन एक सेट देख रहे हैं और यह हर एक विषय से रहती है, भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, जीव विज्ञान से, इतिहास से, भूगोल, नागरिक, प्रत्येक विषय से आपको टॉप 40 क्वेश्चन का पार्ट उपलब्ध होते रहेंगे और प्रतिदिन मिलते रहेंगे। इसलिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो कहता है दोस्तों कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो वह हो जाएगा दोस्तों लेड, शीशा, जिसका संकेत होता है, जिसका सिंबल होता है पीबी, प्लम्बम। तो शीशा है, प्लम्बम है जो धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेड। कहता है 50 नंबर प्रश्न, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। तो दोस्तों आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। जो यौगिक आयनिक बंधन से बनते हैं वह क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं, और जो यौगिक सहसंयोजक बंधन से बनते हैं उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ आयनिक यौगिक कह रहा है दोस्तों, तो आयनिक यौगिक के गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह। हाँ दोस्तों, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह क्या है, अम्लीय है, उदासीन है, क्षारीय है, या सभी। तो दोस्तों मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह क्षारीय होते हैं। याद रखेंगे, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्या होते हैं, क्षारीय। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सुधार करेंगे क्योंकि सोडियम और लिथियम दोनों को चाकू से काट सकते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सुधार करना पड़ेगा और हो जाएगा। इसको हम विस्तार पूर्वक देखते हैं, क्यों, क्योंकि सोडियम है, लिथियम है, पोटासियम है, ये सभी को हम चाकू से काट सकते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा सा विस्तार से समझने की ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों कि क्या है विस्तार पूर्वक देखने के लिए। तो देख सकते हैं कि आवर्त सारणी में जो एस ब्लॉक है उसमें उपस्थित प्रथम समूह के क्षार धातुओं को चाकू से आसानीपूर्वक काटा जा सकता है। हाँ दोस्तों, सिर्फ सोडियम को ही चाकू से नहीं काटा जा सकता है, आवर्त सारणी के जो एस ब्लॉक में उपस्थित प्रथम समूह की क्षार धातु है उसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और उसमें के कौन कौन तत्व है दोस्तों, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये सभी हैं। ये सभी को हम लोग चाकू से आसानी पूर्वक काट सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न का जो प्रचलित आंसर है वह सोडियम है, मगर ये भी ध्यान देंगे कि सोडियम, लिथियम, पोटासियम सभी को हम चाकू से काट सकते हैं, इसलिए वहाँ पर हमको सुधार करना पड़ा दोस्तों। तो देख सकते हैं प्रश्न पे, तो आप कह सकते हैं इस प्रश्न को कि सोडियम, लिथियम और पोटासियम, और ऑप्शन डी में है सभी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, सभी। हम लोग सोडियम, लिथियम, पोटासियम सभी को चाकू से काटेंगे। अगर ये सभी में से कोई एक ऑप्शन रहे तो हम किसी एक पर मार्क करेंगे, किसी एक पर टिक करेंगे, मगर एक से अधिक रहे तो अपने अनुभव के अनुसार इसका मार्क करेंगे दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर का जो प्रश्न है उसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, सभी, क्योंकि सोडियम, लिथियम, पोटासियम सभी को चाकू से काट सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो दोस्तों इस बात को याद रखेंगे, जो शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, और शुद्ध सोना से आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है? तो आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के, सिल्वर अर्थात चांदी और कॉपर अर्थात तांबा, तो चांदी और तांबा उष्मा का क्या होते हैं? तो सबसे अच्छे चालक होते हैं। दोस्तों याद रखेंगे, सबसे अच्छे चालक कौन है? तांबा और चांदी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? हाँ दोस्तों, धातु होने के बावजूद भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन है? तो मरकरी। मरकरी को हम लोग Hg से सिंबल में लिखते हैं, और इसका जो लैटिन नाम होता है हाइड्रागिरम होता है। ठीक है, और इसे हम पारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा। तो याद रखेंगे कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? तो वह मरकरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो वह क्या है? सोडियम धातु है। याद रखेंगे, सोडियम को हम लोग केरोसिन के तेल में डुबाकर रखते हैं। खुला में सोडियम को नहीं रखते हैं, इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं, क्योंकि अगर खुला में रखेंगे तो यह ऑक्सीजन से जल्द ही अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? हाँ दोस्तों, अधातु है और उसे भी पानी में डुबाकर रखी जाती है। तो याद रखेंगे श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखी जाती है, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? हाँ दोस्तों, हम लोग के बीच में कौन सी धातु है जो तार के रूप में उपलब्ध है? तो हम लोग सभी लोग यूज करते हैं तांबा का तार के रूप में बिजली के लिए। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कॉपर अर्थात तांबा, कॉपर को हम लोग तांबा ही कहते हैं। कॉपर मतलब तांबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन है? हाँ दोस्तों, जो भूपर्पटी है, जो जमीन है, पृथ्वी की सतह है, उस पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन है? किसी मिश्रित रूप में नहीं, वह स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। तो वह कौन है दोस्तों? चांदी। याद रखेंगे, चांदी को Ag से सूचित करते हैं और इसका नाम होता है अर्जेंटम। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन अधातु है? हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन अधातु है? तो ऑप्शन ए है कोबाल्ट, बी है हाइड्रोजन, सी है लोहा और डी है सोना। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये सभी क्या है? धातु हैं, मगर हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुल 80 प्रश्न आज तक देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इस सेट में हम लोग 40 प्रश्न देख रहे हैं। पिछले सेट में हम लोग 40 प्रश्न तक देख लिए थे, आज 41 से 80 तक देखेंगे। तो कहता है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र अर्थात तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। और याद रखेंगे तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? हाँ दोस्तों, कौन सा धातु है जो कमरे के ताप अर्थात साधारण ताप पे, नॉर्मल टेम्परेचर पर वह द्रव होता है? तो वह ब्रोमीन है। याद रखेंगे, ब्रोमीन है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? दोस्तों सीसा और टीन, सीसा का सिंबल होता है Pb और टीन का सिंबल होता है Sn। Pb और Sn के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। याद रखेंगे सोल्डर, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो ये सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो कार्बन का अपरूप हीरा है वह सबसे अधिक कठोर होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर को जब वायु मतलब जो हवा है उसमें जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो याद रखेंगे कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर को वायु में जलाएंगे तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका क्या है? हाँ दोस्तों, सिलिका सिलिकॉन को कहते हैं। तो सिलिका क्या है? तो सिलिका क्या है? उपधातु है, इसका सिंबल SI होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, या धातु के किस गुण धर्म को बतलाता है? तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि पीटकर चादर पत्थर बनाते हैं, तो यह किस गुण धर्म के कारण होता है? तो आघात वर्धता, याद रखेंगे, आघात वर्धता। और पीटकर पतले तार के रूप में तन्यता के कारण बनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, आघात वर्धनीयता के कारण हम लोग धातु को पीटकर पत्थर बनाते हैं। आघात वर्धनीयता के कारण ही धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर करें दोस्तों कि ऑड लेवल किस तरह से किया जाए, ऑड लेवल को हाई किया जाए और किस सब्जेक्ट से आप लोग को ज़्यादा वीडियो बनाया जाए। अगर जैसी ज़रूरत है आप वैसे कमेंट करें, उस पर विचार किया जाएगा दोस्तों, उसी तरह से वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो कमेंट जरूर करें, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है या कोई आपकी फरमाइश है तो कमेंट जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? हाँ दोस्तों, अगर किसी मिश्र धातु, कोई मिश्र धातु है उसमें एक धातु पारद है तो उसे क्या कहेंगे? तो अगर एक धातु पारद रहेगा उसे अमलगम कहते हैं, याद रखेंगे अमलगम। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस बनता है? भाप अर्थात H2O, याद रखेंगे H2O। तो लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो जब लोहे को भाप से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस। इसलिए 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता है? हाँ दोस्तों, कौन सा गुण है जो कार्बनिक यौगिक में नहीं होता है? हमेशा नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। तो याद रखेंगे जो जल में विलेयता का गुण है वो कार्बनिक यौगिक में नहीं होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? हाँ दोस्तों, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? तो दोस्तों याद रखेंगे ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है, और यह कार्बन का क्या है? अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, अधातु होने के बावजूद भी यह विद्युत का सुचालक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो दोस्तों कार्बन के अपरूप हीरा भी हैं, फ्लोरीन और ग्रेफाइट तीनों हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? अर्थात किस अल्कोहल को हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे जो एथेनॉल है उससे हम लोग पीने के लिए भी प्रयोग करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्बन क्या है? तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों इस सेट में जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और इस सेट से ज़रूर प्रश्न आएंगे दोस्तों आने वाले एग्जाम में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगला प्रश्न दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है। दोस्तों क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक याद रखेंगे यहाँ केल्विन में है। अगर सेल्सियस में कहेगा दोस्तों तो 61.2 डिग्री सेल्सियस होती है, याद रखेंगे। अगर सेल्सियस में कहे तो 61.2 डिग्री सेल्सियस होती है, और यहाँ आपके ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों सभी केल्विन में है। तो अगर हमको सेल्सियस से केल्विन में निकालना हो तो 273 प्लस 61.2 डिग्री सेल्सियस जोड़ देंगे तो 334 केल्विन के लगभग आ जाएंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, याद रखेंगे 334 केल्विन, ऑप्शन बी। अगर सेल्सियस में रहे, डिग्री सेल्सियस में रहे तो 61.2 और केल्विन में रहे तो 334 केल्विन। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना हो जाएगा? 334 केल्विन, इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। हाँ दोस्तों, एक साबुन द्वारा भी सफाई करते हैं और अपमार्जक अर्थात जिसको हम लोग सर्फ करते हैं, डिटर्जेंट करते हैं। तो साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह से किस जल में होता है? कठोर जल, मृदु जल? तो दोस्तों साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह से मृदु जल में होता है।
कठोर जल में साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह से नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन जल में अविलय हैं? हाँ दोस्तों, निम्न में कौन है जो जल में अविलय हैं? तो इथाइन है जो जल में अविलय होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो पिछले भी प्रश्न में देखे थे, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अपरूप है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जिससे एथेनॉल बनता है। दोस्तों वह हाइड्रोकार्बन इथेन है, याद रखेंगे, इथेन है जिससे एथेनॉल बनता है। और एथेन का फार्मूला होता है C2H5। तो इथेन है, सॉरी दोस्तों, इथेन का जो फार्मूला होता है C2H6 होता है, ठीक है, क्योंकि इथेन है और इससे ही इथेनॉल बनता है। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5 और OH, याद रखेंगे, क्योंकि इसमें नॉल है, नॉल मतलब अल्कोहल, तो इथेन से ही एथेनॉल बनता है। तो याद रखेंगे। और आपके सामने हम फार्मूला भी लिख दिए हैं। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH और इथेन का सूत्र होता है C2H6। इसमें से एक हाइड्रोजन इसमें चला जाता है दोस्तों, क्योंकि OH नॉल में भी एक हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें से एक कम जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल बनाने में किस अपरूप का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ग्रेफाइट। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन सी। दोस्तों आज हम लोग 40 प्रश्न देखें इस सेट का, और जो हम लोग 80 तक पहुंच गए हैं। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट जरूर करें दोस्तों कि आपको किस तरह से वीडियो और चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एजुकेशन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नए पार्ट में नेक्स्ट दिन। तो आज के लिए धन्यवाद।